अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनसा क्या नहीं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान जो कि रिपोर्टर हैं, कोर्ट कवर करते हैं, इसलिए कोर्ट में जितने भी केसेस वगैरह चल रहे थे उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जो है ना बता सकते हैं। और ख़ास तौर पे आज एक इतने अहम केस का फ़ैसला हुआ है उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे बताइएगा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के अक्सर जो फ़ैसले होते हैं वो लैंडमार्क साबित होते हैं, तो इस फ़ैसले में ऐसा क्या है? देखें, ये फ़ैसला बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि जब मरियम सफदर साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये तासुर दिया था कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें सामने रखी हैं शायद वो ऐसे इंकशाफात हैं, वो ऐसे सबूत हैं जिसकी बेस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि मुजरिम है, सजाया अब तो मुजरिम है, तायात नायल हैं और ऐसे जेल में, कि शायद वो रिहा हो जाएंगे, वो बरी हो जाएंगे। आज फ़ैसले में एक तो उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और साथ ही एक तरह से वो एक्सपोज भी हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग वो एक्सपोज भी हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उन्होंने एक वीडियो दिखाई, वीडियो चलाई और बड़े दावे किए और कहा कि इससे नवाज शरीफ की बरीयत साबित हो गई है, लेकिन जब वो वीडियो उनसे मांगी गई तो वो उन्होंने डिसऑन कर दिया। मरियम साहब ने कहा कि ना ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई, ना मुझे पता है कौन रिकॉर्ड करने वाला था, मुझे तो बस ये पता है कि हमारे कारकुन ने नासिर भट्ट ने मुझे ला के दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अच्छा वो कहाँ पे है जो आपको उन्होंने ला के दी? उन्होंने कहा वो मोबाइल में थी, वो उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलाई, तो वो कहते हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो मैंने चलाई थी वो जो लैपटॉप था वो वापस ले गए थे। तो अब असल जो फोरम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो का नवाज शरीफ की सज़ा पे उस वक्त असर हो सकता है अगर वो वीडियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश की जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करनी है तो वो किस तरह पेश करनी है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। जिस आले से ऑडियो रिकॉर्ड की गई है वो भी पेश करना पड़ेगा, जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हुई है कैमरे से वो भी पेश करना पड़ेगा, फिर वो वीडियो कब रिकॉर्ड हुई, फिर उसके बाद कहाँ गई, रिकॉर्ड करने वाला कौन था, फिर एडिट करने वाला कौन था, कहाँ एडिट हुई, सबटाइटल किसने लगाए, ये सारे का सारा कानून शहादत का जो मयार है, जो कवानीन है उसके मुताबिक इन सब लोगों को इन सब चीज़ों को पेश करना होगा, तब जाके इस वीडियो को ऑथेंटिक माना जाएगा। उसके बाद एक उसका फोरेंसिक भी होगा, उसके बाद ऑथेंटिक माना जाएगा। ऑथेंटिक मानने के बाद ये मामला शुरू होगा देखना कि आया इसका नवाज शरीफ की जो सज़ा है उस पर कोई असर होता है या नहीं होता। क्योंकि इसमें एक बात जहन में रखिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है उसके ऊपर किसी का कोई इतराज़ नहीं है। और ये भी आप जहन में रखिए कि जो एविडेंस जब रिकॉर्ड हो रहा था तो हम वहाँ पे साब अदालत में होते थे, हम वहाँ पे ये देखते थे जब आर्गूमेंट्स हो रहे होते थे, एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा होता था तो साथ साथ हर चीज़ टाइप हो रही होती थी। ऐसा नहीं होता था कि वो आखिरी दिन फैसला टाइप हो, ऐसा नहीं था, साथ साथ हर चीज़ टाइप हो रही होती थी। तो मुस्लिम लीग नून ने, शरीफ ख़ानदान ने जो मेन अपीलें दायर की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार ही नहीं किया कि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है उसमें कोई वो उनकी मर्ज़ी का एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो वो रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसमें। तो इसलिए एक तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये वीडियो सामने लाने का, बल्कि नुकसान हुआ है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कह दिया है कि जिन जिन कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, जैसे प्राइवेसी लॉज़ हैं, जैसे वो पैमरा लॉज़ हैं, जिन जिन कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है उन पे अब हुकूमती इदारों को कार्रवाई करनी होगी। और अब सारे के सारी बाल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है, हुकूमती इदारों के कोर्ट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिन जिन लॉज़ की खिलाफ वर्जी उन पर कार्रवाई करें, गिरफ्तारियाँ करें, छापे मारें, जो कानून के मुताबिक वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और अब देखते हैं इस पर FIA क्या करती है, बागी तारे क्या करते हैं। इस वक्त ज़िम्मेदारी उनकी है। और जहाँ तक शरीफ फैमिली का ताल्लुक है, अगर वो नवाज शरीफ के केस में इससे कोई रिलीफ लेना चाहते हैं इस वीडियो से, इन ऑडियो से, तो उनको ये चीज़ें पेश करनी होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। अच्छा, इस फैसले में जज अरशद मलिक के बारे में इंतहाई जो है सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं कि जज अरशद मलिक का तर्जुमन पूरे इदारे के लिए बदनुमा दाग है, तो इन रिमार्क्स से हमें क्या समझ लेना चाहिए कि जज का जो मुस्तकबिल है वो तारीख है? जज का वो तो उनकी छुट्टी मुअत्तल उनको कर दिया है, उनको बिल्कुल नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बल्कि यहाँ तक कि उनके ख़िलाफ़ तो शायद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का भी हुक्म जारी करे लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट के मातहत थे। और जब लास्ट हियरिंग थी तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि इस जज की वजह से, और ये उन्होंने फैसले में भी लिखा है कि पाकिस्तान की अदलिया के जितने ईमानदार जजेज़ हैं उन सब के सर शर्म से झुक गए हैं। कि इसमें खोसा साहब ने पिछली बार बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी जब ये फैसला महफूज हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है 28 जुलाई 2018 को, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किए जाएँ। उस दौरान क्या होता है, उसके बाद उनको वफाक में लाती है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उनको वफाक में लाती है। जज साहब को डेपुटेशन पे वो लाहौर हाई कोर्ट के मातहत थे, डेपुटेशन पे उनको ला के यहाँ पे उनको एहतसाब अदालत में लगा दिया जाता है।
फिर जब एक रेफरेंस का फैसला आता है उस एवनफील्ड का, तो फिर 2 रेफरेंस जो हैं वो खुद दरख्वास्त दे के ख्वाजा हारिस जज अरशद की अदालत में मुंतकिल कराते हैं। फिर नून लीग के लोगों से वो मिलते हैं, वो नून लीग के लोग उनको कहते हैं कि हमने आपको यहाँ पे लगवाया है, नवाज शरीफ ने आपको यहाँ पे लगवाया है, मुस्लिम लीग नून ने आपको यहाँ पे लगवाया है। फिर वो जज साहब फैसला करते हैं, फिर वो नवाज शरीफ को जाके जाती उम्रा में मिलते हैं। जब नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की ज़मानत मिली मेडिकल ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट से, फिर वो नवाज शरीफ के बेटे को मदीना मिलने जाते हैं। फिर वो उनको मशवरे भी दे रहे हैं कि आप अपनी मेन अपीलों में ये मौका इख्तियार करें। तो इस पे खोसा साहब ने कहा ये लगता है कि ये जज साहब मिले हुए थे, प्लांटेड थे। और ऐसे शख्स को क्या जज होना चाहिए जो खुद ये इतराफ़ करे कि हाँ मेरी गैर अखलाकी वीडियो थी 2000 से 2003 के दरमियान बनाई गई और उस पर मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा, मुझे थ्रेट किया जाता रहा और मुझे रिश्वत का कहा जाता रहा। तो खोसा साहब कहते हैं कि पहले तो बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसका माजी ऐसा हो कि उसकी गैर अखलाकी वीडियोज़ हों, फिर जब वो केस सुन रहा है अगर उसको थ्रेट किया जा रहा था, लालच दिया जा रहा था, तो उसको निगरान जज को बताना चाहिए था या वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताना चाहिए था। और अगर उसके बाद उनको नवाज शरीफ ने ये कहा कि मुझे आके मिलो जाती उम्र, उसको जाना ही नहीं चाहिए था, हुसैन नवाज से मिलने मदीना जाना ही नहीं चाहिए था। तो बहुत सख्त रिमार्क्स है, बल्कि यहाँ तक लिखा है खोसा साहब ने कि उनकी जो उनके कन्फेशन है जज साहब के, जो उनका बयान हल्फी है और जो जज साहब की प्रेस रिलीज़ है, वो बजाते खुद उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। तो अब देखते हैं ये मामला आगे किस तरफ जाता है और कब उनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद कार्रवाई सामने आती है, जो कि आनी चाहिए। मरियम नवाज़ ने धमकी दी है कि ये है वो आखिरी हद जिस हद तक मैं जा सकती हूँ। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि एक कन्विक्ट उठ के ना तो जजेस के ख़िलाफ़ ऐसे उनको थ्रेट करे? दुनिया भर के जो माफियाज़ हैं उनका तरीक़ाकार इस तरह का रहा है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं आबिद अदलीब, वो पढ़े लिखे हैं ज़रा इस मामले में, तो वो किताबें पढ़ते हैं। तो आप जो है ना वो आबिद अदलीब साहब से किसी दिन बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि दुनिया भर में जो माफी इसी देखें ना, शरीफ ख़ानदान जो है इनको ये एजाज़ हासिल है। पहले इनको गॉडफादर से तशबीह दी गई, फिर अजमत से शेख साहब ने सिसिलियन माफिया से तशबीह दी और कहा कि उस वक्त इनकी हुकूमत थी और अशतर साहब अटारनी जनरल थे। उन्होंने कहा अटारनी जनरल साहब आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत सिसिलियन माफिया की उसमें सफ़ में शामिल हो चुकी है। और फिर इनको डेली मेल ने 2018 में एक स्टोरी लगाई डेली मेल में, उसमें उन्होंने शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया से उससे रशियन माफिया से तशबीह दी है। तो ये शरीफ ख़ानदान इस तरह के एजाज़ हासिल करता रहा है, इनका ये तरीका वारदात रहा है। शरीफ ख़ानदान का तरीक़ाकार क्या है? पहले ये ख़रीदने की कोशिश करते हैं बरह रास्त, अगर कोई नहीं बिकता, कोई जज नहीं बिकता, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बिकता, फिर वो उसको करप्ट करने की कोशिश करते हैं किसी और इनडायरेक्ट तरीके से। जब वो उस तरीके से भी करप्ट नहीं होता, आखिरी फिर इनके पास हाल यही होता है कि उसको थ्रेट किया जाए, उसको ब्लैकमेल किया जाए, जो कि इस केस में भी हमारे सामने आ रहा है। मरियम नवाज़, नवाज शरीफ या शरीफ जो ख़ानदान है, इसने अब तक इस वीडियो को ना मुतलका फ़ोरम तक नहीं लेके गए और इसकी केस की तहकीकात FIA ही कर रही है। तो अगर ये मुतलका फ़ोरम तक इसको ले जाते हैं तो उस वक्त तक क्या इन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है? देखें, इनको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। और बैठे चेयर ले लें, इनको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया हुआ है कि इनको खुद ये वीडियोस लेके जानी होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, और इनको जब तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास नहीं लेके जाते, जिस फोरम के ऊपर मेन अपीलें मौजूद हैं, जो कि अपीलें जो हैं मेन अपीलें वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, एडिशनल एविडेंस के तौर पे ये चीज़ें वहाँ पे पेश कर सकते हैं। तो इनको ये चीज़ें पेश करनी चाहिए, और अगर ये पेश करेंगे वीडियोस, लेकिन वो क्यों नहीं कर सकते? ये मैंने वो कहा ना कि उसका क्राइटेरिया बहुत सख्त है, जो कि खोसा साहब ने लिख भी दिया है, जो मैं आपको पहले वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें पेश करनी पड़ेंगी। उन लोगों को पेश करना पड़ेगा जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, चाहे वो नासिर भट्ट हों, चाहे वो सलीम रज़ा हों, उन तमाम लोगों को भी पेश करना पड़ेगा। और ये वो कभी भी अब वो लोग नहीं आएंगे जिन्होंने पहले इनके लिए किया, क्योंकि शरीफ ख़ानदान का एक तरीक़ाकार है, ये हमेशा अपने मोहसिनों के साथ उनके फिर पीठ में छुरा घूमते हैं। मियाँ तारिक ने इनको परेशान किया, जज की वगैरह अखलाकी वीडियोज़ इनको दी, उसको जो गाड़ी दी वो भी टेम्पर्ड, उसका इंजन, उसका चेसिस नंबर टेम्पर्ड, जो उसको चेक दिया वो भी बाउंस हो गया और वो गिरफ़्तार भी हुआ पड़ा है। तो क्या मिला उसको इससे? उल्टा इन्होंने उसको जो गाड़ी देनी थी वो भी जाली दी, और जो चेक दिया वो भी बाउंस हो गया, और अब वो जेल में भी पड़ा हुआ है। अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी इनको बताना होगा वीडियो कब बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई गई, इन तमाम सवालात के जवाब तो इनको देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने पड़ेंगे, जो कि इनके पास नहीं है। हाँ, तो मतलब ये तो फ्लॉप ही हो जाए। हाँ, वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन मैंने वो कहा ना, अब मसला में ये तो आप छोड़ दें कि जो ये चाहते थे कि ये ट्रायल की तरफ, मामला रीट्रायल की तरफ जाए, वहाँ नहीं जा रहा।
अब देखना है, हुकूमत के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो है वो क्या कार्रवाई करती है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद। क्योंकि अजमत से शेख साहब ने कहा था कि जिस वीडियो को अब ऑन ही कोई नहीं कर रहा, जो लावारिस वीडियो है, उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि जो फ्लोट करने वाले थे उन्होंने डिसऑन कर दिया है, तो ऐसी वीडियो चलाने वाले, बनाने वाले, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये अब देखना होगा। क्योंकि जज के खिलाफ तो मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, रिमार्क्स बड़े सख्त आए हैं, फैसले में सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है, लेकिन जो दीगर क्राइम जो हुए हैं इसमें उनको देखना होगा कि उनके ऊपर क्या होता है। अच्छा, ये साबित करना कानूनी तौर पे कितना ज़रूरी है कि वीडियो आखिर बनाई क्यों गई? आया जज को ट्रैप करने के लिए बनाई गई या इस वीडियो को बनाने की इंटेंशंस क्या थी? जब तक ये मालूम नहीं हो सकता क्या नवाज़ शरीफ को उनके केसेस में कोई उनको रिलैक्सेशन या कोई रिलीफ मिल सकते हैं? नहीं, ये इसका जवाब वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं। इंटेंशन जो भी हो, वीडियो बन गई है, अब तो वो बन चुकी है, इंटेंशन जो भी थी, और अब वो वीडियो बन चुकी है, अब उसके ऊपर इनको वो ऑडियोज़ वीडियोज़ देनी चाहिए, और वरना ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी को ट्रैप करने के लिए वीडियो बनाई गई हो तो क्या कानूनी तौर पे इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है? देखें, ये अगर वो जो क्राइटेरिया खोसा साहब ने लिखा है, अगर उस क्राइटेरिया पे ये पूरे उतरते हैं तो वीडियो उतरती है तो फिर बिल्कुल इसके ऊपर वो असरअंदाज होगी, अदरवाइज़ वो असरअंदाज नहीं हो सकती। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि अगर वीडियो असल साबित हो जाती है तो तब नवाज़ शरीफ को या उस शरीफ ख़ानदान को इससे कोई फ़ायदा मिल सकता है? वो खोसा साहब ने लिख दिया है कि वीडियो असल साबित हो भी जाए तब भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखना है कि ये वीडियो असल भी है, तो ये उनके उसके फैसले के ऊपर कितनी असरअंदाज होती है। उसकी रीज़न यही है कि एविडेंस जो है उसके ऊपर किसी का इख्तलाफ नहीं है, एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर है, दस्तावेज़ात रिकॉर्ड के ऊपर हैं, जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं, इसलिए कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इसके ऊपर कोई असर होगा। जी, थैंक यू सदीक जान। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।